दलित औरतें शिक्षा की तब और अधिकारी हो जाती हैं जब उनके ऊपर कोई जुल्म हो। एक सशक्त शिक्षित स्त्री एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसीलिए तुम्हारा भी शिक्षा पर अधिकार होना चाहिए। कब तक तुम गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी रहोगी? कोई तुम्हें कमज़ोर कर दे या कोई तुम्हें कमज़ोर समझे, इससे पहले तुम शिक्षा के महत्व को समझ लो। यह पंक्तियाँ भारत के उस महान राष्ट्र रत्न की है, भारत के उस महान प्रथम महिला शिक्षिका की है जिसने भारत की आधी आबादी की तकदीर बदल दी। मैं बात कर रहा हूँ भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, राष्ट्र रत्न, आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत सावित्रीबाई फूले की। दोस्तों, मैं विवेक दुराज और आप देख रहे हैं द युवराज शो। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी और आपकी मुलाकात भविष्य में भी होती रहे। दोस्तों, आपने सावित्रीबाई फूले का नाम सोशल मीडिया पे, साहित्य में, किताबों में, तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों के आगे सावित्रीबाई फूले का नाम आपने अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप सावित्रीबाई फूले के बारे में सब कुछ जानते हैं? आज हम उसी राष्ट्र रत्न और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आज पूरा देश सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती मना रहा है। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी यानी आज ही के दिन 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम खदोंजे नेवशे पाटिल था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फूले की शादी भी 9 साल की उम्र में 13 साल के एक बच्चे के साथ कर दी गई। वह बच्चा आगे चल के भारत का राष्ट्र रत्न बना। वह बच्चा आगे चल के बना महात्मा ज्योतिबा फूले। सावित्रीबाई फूले का विवाह छोटी उम्र में यानी 9 साल की उम्र में हो गई थी। शिक्षा दीक्षा उनकी अधूरी रह गई थी। जब उनकी शादी हुई तब वो अनपढ़ थीं। सावित्रीबाई फूले शिक्षा ग्रहण करना चाहती थीं। फूले जानती थीं कि बगैर शिक्षा के जीवन को हम उस मुकाम पर नहीं ले जा सकते हैं जहां पर हम समाज को परिवर्तित कर सकें। मुझे यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद सावित्रीबाई फूले को आभास हुआ कि जिन कठिनाइयों के साथ उन्होंने शिक्षा दीक्षा पूरी की है, समाज की एक बहुत बड़ा वर्ग उन कठिनाइयों से जूझ रहा है। जिन कठिनाइयों के साथ सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा प्राप्त की थी, उन्हें आभास हो चुका था कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका यानी दलित वर्ग, महिला वर्ग और बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करना कितना कठिन है। सामाजिक रूढ़िवादियों से लड़ करके स्कूल तक पहुंचना उनके लिए जैसे असंभव ही था। सावित्रीबाई फूले ने इन कठिनाइयों को समझा और 1848 में पुणे के भिलवाड़ा में एक महिला यानी बालिका विद्यालय की स्थापना की। माना जाता है कि सावित्रीबाई फूले के द्वारा स्थापित किया गया यह विद्यालय भारत का प्रथम बालिका विद्यालय था। सावित्रीबाई फूले ने जो शिक्षा की अलग जगाई थी, इसी क्रम में उन्होंने 18 विद्यालयों की स्थापना की। शिक्षा की अलग जगाना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। एक संस्मरण है कि जब वह विद्यालय की स्थापना की और उसमें वह शिक्षा देने के लिए जाती थीं, तो उनके ही वर्ग की यानी कि महिलाएं ही उनके ऊपर पत्थर फेंका करती थीं, गोबर तक फेंका करती थी। कहा जाता है कि सावित्रीबाई फूले अपने साथ 2 साड़ियाँ लेके चलती थीं, यानी कि एक साड़ी अगर रास्ते में गंदी हो जाएगी तो स्कूल में जा कर के दूसरी साड़ी बदल करके शिक्षा दीक्षा के कार्य को पूरा करेंगे। फिर भी सावित्रीबाई फूले का कदम डिगे नहीं, रुके नहीं, शिक्षा के मसाल को लेकर आगे बढ़ती गईं। सावित्रीबाई फूले का सामाजिक योगदान यहीं पर नहीं रुका। 1850 में इन्होंने एक नेटिव फीमेल स्कूल की स्थापना की। 1850 में ही इन्होंने महार और अन्य जातियों के लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोले और इसी क्रम में उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना भी की। 1852 में इन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की। यह महिला सेवा मंडल सावित्रीबाई फूले ने इसलिए बनाया ताकि समाज की महिलाओं के बीच कोई विभेद न रहे। समाज में बराबरी और समता की स्थापना करने के लिए उन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की। महिला सेवा मंडल में आने वाली हर महिला को एक ही चटाई पर, चाहे वह किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको एक ही चटाई पर एक बराबर बैठना होता था। समाज की रूढ़ियों से भी सावित्रीबाई फूले को लड़ना पड़ा। उन्होंने समाज को परिवर्तित करने के लिए वह हर संभव कोशिश की। इसी कोशिश के तहत 1853 में इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधित गृह यानी शिशु हत्या निषेध गृह की स्थापना की। इस निषेध गृह की स्थापना इसलिए की गई थी कि जिन महिलाओं का यौन शोषण के पश्चात
गर्भ धारण हो जाता था, वो महिला सामाजिक निंदा और सामाजिक बहिष्कार के डर से या तो अपने बच्चे को जन्म से पहले ही मार देती थी या सामाजिक निंदा के डर से आत्महत्या कर लेती थी। सावित्रीबाई फूले ने उनके लिए एक गृह की स्थापना की, यानी शिशु हत्या प्रतिबंधित यानी निषेध गृह की स्थापना की। 25 दिसंबर 1856 को महात्मा ज्योतिबा फूले यानी अपने पति के भाषणों का उन्होंने संपादन किया। 1868 में उन्होंने वह काम किया जो उस समय के जातिवाद की सबसे बड़ी पीड़ा थी। आपको ज्ञात होगा, आपने साहित्य में पढ़ा होगा कि सार्वजनिक कुओं में पानी पीने की दलित वर्ग को मनाही थी, यानी गांव के दलित और शोषित वर्ग के लोग सार्वजनिक कुओं में पानी नहीं पी सकते थे। तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने यह प्रतिबंध उनके ऊपर लगा रखा था। इसी को ध्यान में रखते हुए सावित्रीबाई फूले ने 1868 में अपने घर में ही एक कुआं खुदवा दिया ताकि सभी जातियों के लोगों को पानी पिलाया जा सके, विशेषकर उनके लिए जो गांव के सार्वजनिक कुओं में पानी पीने से वंचित कर दिए गए थे। समाज में परिवर्तन के एक कदम और बढ़ते हुए इन्होंने विधवा विवाह की भी शुरुआत करी। 25 दिसंबर 1873 को ही इन्होंने प्रथम विधवा विवाह कराया, जिसे पहली सत्य शोधक शादी का नाम दिया गया। शिक्षा की क्रांति को जगाने के बीच सावित्रीबाई फूले को एक विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ा कि वह स्कूल तक तो बच्चों को ला लेती थी, लेकिन स्कूल में बच्चों को रोक पाना उनके लिए कठिन होता जा रहा था, यानी बच्चे ड्रॉप आउट कर जा रहे थे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सावित्रीबाई फूले ने अपने विद्यालयों में युवा छात्रवृत्ति की स्थापना की, यानी प्रचलन स्कॉलरशिप का करवाया ताकि ड्रॉप आउट की संख्या कम की जा सके। इन्होंने समाज को परिवर्तन करने के क्रम में सामंतवाद से, रूढ़िवाद से, पुरोहितवाद से वह लड़ाई लड़ी जिन्हें हम आज तक याद करते हैं। इनकी एक कविता है, इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से रूढ़िवाद, सामंतवाद और पुरोहितवाद पर एक घनघोर प्रहार किया है। वह कविता का शीर्षक है शूद्र अति शूद्र अज्ञान की वजह से पिछड़े, देवधर्म रीति रिवाज पूजा अर्चना के कारण कंगाल हुआ। यह कविता का शीर्षक था जिसके माध्यम से उन्होंने समाज के जातिवाद, रूढ़िवाद और पुरोहितवाद पर घनघोर प्रहार किया। 1890 में इनके पति यानी भारत के महान राष्ट्र रत्न महात्मा ज्योतिबा फूले का निधन हो गया। उनके निधन के पश्चात उनके द्वारा स्थापित सभी संगठनों को सावित्रीबाई फूले ने ही सफलतापूर्वक संचालित किया। लेकिन कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति धरती पर बहुत दिन तक जीवित नहीं रहते हैं। 1896 में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक हैवान प्लेग फैला जिसे बुबोनिक प्लेग का नाम दिया गया। 1896 में इस प्लेग ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया। भारत में भी इस प्लेग ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेशकों के अधिकारियों ने उस समय अनिवार्य कर दिया कि सभी चिकित्सक सबका इलाज करेंगे, चाहे वह किसी भी जाति और धर्म से हों। लेकिन कहा जाता है कि तथाकथित उच्च जाति के चिकित्सकों ने निम्न जाति के यानी शोषित वर्ग के लोगों का इलाज करने से मना कर दिया। इसी पीड़ा को समझते हुए सावित्रीबाई फूले और उनके दत्तक पुत्र डॉक्टर यशवंतराव ने एक क्लिनिक की स्थापना की। प्लेग से पीड़ित सभी रोगियों का इलाज बिना किसी भेदभाव के उनकी क्लिनिक में किया जाता था। महार समुदाय का एक बालक बुबोनिक प्लेग से पीड़ित हो गया। सावित्रीबाई फूले उसे उठाकर क्लिनिक तक ले आई। कहा जाता है कि वह बालक तो बच गया, लेकिन सावित्रीबाई फूले उस प्लेग के संक्रमण से नहीं बच पाईं और हमेशा हमेशा के लिए इस धरती को छोड़कर अलविदा कह गई। 10 मार्च 1897 को राष्ट्र रत्न, भारत की पहली महिला शिक्षिका और आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत सावित्रीबाई फूले का निधन हो गया। बहुत दुख होता है कि जिस भारत की आधी आबादी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व त्याग दिया, वह आधी आबादी में से अधिकांश लोग सावित्रीबाई फूले को नहीं जानते हैं, उनके संघर्ष को नहीं जानते हैं, उनकी क्रांति को नहीं जानते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि महिलाओं की साक्षरता दर जितनी अधिक बढ़ती जाएगी, सावित्रीबाई फूले उतनी ही अधिक जीवित होती चली जाएंगी।